दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की, जहां एक रेलवे स्टेशन पर ऐसा कुछ हुआ कि इंसानियत भी रो पड़ी और वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो भीख मांगती थी और एक टीसी की जिसने वो काम किया जो शायद ही कोई करता, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। वाराणसी जंक्शन, जिसे लोग काशी स्टेशन भी कहते हैं, वहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पर आता है, तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने, कोई नौकरी की तलाश में जाता है, तो कोई पढ़ाई के लिए। इसी स्टेशन पर एक टीसी काम करता था, जिसका नाम था राम प्रसाद वर्मा। रामप्रसाद की उम्र थी 42 साल और वो पिछले 20 सालों से रेलवे में नौकरी कर रहा था। उसका चेहरा गोल था और माथे पर हमेशा चंदन का टीका लगा रहता था, क्योंकि वो बहुत धार्मिक आदमी था। उसकी आंखें भूरी थीं और उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर इंसान के दिल में झांक सकता हो। उसके बाल काले थे, लेकिन कनपटी पर कुछ सफेद बाल आने लगे थे। वो हमेशा अपनी वर्दी बहुत साफ सुथरी रखता था और उसके जूते हमेशा चमकते रहते थे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन जब वो बोलता था तो लोग सुनते थे। वो कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था, चाहे कोई बिना टिकट पकड़ा जाए। वो समझाता था प्यार से, और अगर कोई सच में गरीब होता तो उसे जाने देता था। रामप्रसाद का घर स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी गली में था। वो एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में वो और उसकी पत्नी सुमित्रा रहते थे, और दूसरे कमरे में उनका इकलौता बेटा अमित, जो 18 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। घर पुराना था और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। छत से बारिश में पानी टपकता था और गर्मियों में इतनी गर्मी होती थी कि सोना मुश्किल हो जाता था। लेकिन रामप्रसाद ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता था कि भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। रामप्रसाद की दिनचर्या बहुत सादी थी। वो सुबह 5 बजे उठता था और नहाकर पूजा करता था। फिर सुमित्रा, जो चाय बनाती थी, वो पीता था और 7 बजे तक घर से निकल जाता था। वो साइकिल से स्टेशन जाता था, क्योंकि बस का किराया बचाना चाहता था। उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होती थी। वो दिन भर ट्रेनों में टिकट चेक करता था और शाम को थका हारा घर लौटता था। रात को खाना खाकर वो थोड़ी देर टीवी देखता था और फिर सो जाता था। यही उसकी जिंदगी थी 20 सालों से। कुछ खास नहीं था, लेकिन वो खुश था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये साधारण जिंदगी बदलने वाली है, और वो पल आने वाला था जब सब कुछ बदल जाएगा। वो दिन था जनवरी की एक ठंडी सुबह। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। रामप्रसाद सुबह 7 बजे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट थीं। लोग परेशान थे, ठंड में कांप रहे थे और चाय की दुकानों पर लंबी लाइनें लगी थीं। रामप्रसाद ने अपनी वर्दी ठीक की और अपने कैबिन की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्टेशन पर भिखारी तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ था उस बच्ची में जो उसे रुकने पर मजबूर कर गया। वो बच्ची करीब 7-8 साल की थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा मैला था। वो एक फटी हुई फ्रॉक पहने थी, जो शायद कभी गुलाबी रंग की रही होगी, लेकिन अब मैली हो चुकी थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और ठंड में उसके पैर नीले पड़ गए थे। वो एक कटोरा लिए बैठी थी और जो भी गुजरता उससे कह रही थी, साहब कुछ दे दो, भूख लगी है। लेकिन कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। लोग अपनी धुन में थे, अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। उस बच्ची के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। रामप्रसाद कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में कुछ हुआ। वो नहीं जानता था क्या था वो एहसास, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़े। वो रुक गया और उस बच्ची के पास गया। बच्ची ने ऊपर देखा और डर गई। शायद उसने सोचा कि कोई पुलिस वाला है या कोई उसे भगाने आया है। वो उठकर भागने लगी,
लेकिन रामप्रसाद ने प्यार से कहा, बेटा रुको, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि बच्ची रुक गई। उसने रामप्रसाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कुछ उम्मीद भी थी। रामप्रसाद उसके पास बैठ गया, ठंडी जमीन पर। उसने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने धीरे से कहा, गुड़िया। रामप्रसाद ने फिर पूछा, गुड़िया, तुम्हारी माँ कहाँ है? इस सवाल पर गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। रामप्रसाद समझ गया कि कुछ तो है। उसने फिर पूछा, बेटा तुम कहाँ रहती हो? गुड़िया ने इशारे से बताया कि वो पास में ही कहीं रहती है। रामप्रसाद ने कहा, चलो मुझे दिखाओ। गुड़िया पहले डरी, लेकिन फिर वो उठी और चलने लगी। रामप्रसाद उसके पीछे गया। वो स्टेशन से बाहर निकले और एक गंदी गली में गए। वहां झुग्गी झोपड़ियों का एक समूह था। गंदगी और बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। नाली का गंदा पानी बह रहा था और कुत्ते कचरे में खाना ढूंढ रहे थे। रामप्रसाद ने सोचा कि यहाँ भी लोग रहते हैं। गुड़िया उसे लेकर एक झोपड़ी के पास गई, जो प्लास्टिक और टीन के टुकड़ों से बनी थी। उसने अंदर झांका और रामप्रसाद भी झांका। जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक औरत लेटी थी, जो बेहद कमजोर और बीमार दिख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें धसी हुई थीं। वो खांस रही थी और उसकी सांसें भारी थीं। उसके पास एक और बच्चा था, जो शायद 4-5 साल का था, और वो भी भूखा था। झोपड़ी में कुछ नहीं था, बस एक फटी चटाई और एक पुराना कंबल। खाने के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक खाली बर्तन। रामप्रसाद की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा कि इतनी गरीबी में भी लोग जी रहे हैं, और हम शिकायत करते हैं छोटी छोटी बातों की। गुड़िया ने कहा, ये मेरी माँ है और ये मेरा छोटा भाई छोटू। माँ बीमार है बहुत दिनों से। पापा नहीं है, वो पिछले साल गुजर गए। रामप्रसाद का दिल भर आया। उसने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? गुड़िया ने बताया कि उसके पापा रिक्शा चलाते थे। एक दिन एक तेज गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो चल बसे। उसके बाद से माँ ने घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ महीने पहले उन्हें टीबी हो गया और अब वो काम नहीं कर सकती। गुड़िया अब भीख मांगती है ताकि खाना मिल सके। रामप्रसाद ने उस औरत के पास जाकर पूछा, बहन जी, आप कैसी हैं? औरत ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, साहब, कौन है आप? रामप्रसाद ने कहा, मैं रेलवे में काम करता हूँ। आपकी बच्ची मिली थी स्टेशन पर। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, साहब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची को भीख मांगने भेजती हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। दवाई के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं। भगवान ने सब छीन लिया। रामप्रसाद ने उसे सांत्वना दी और कहा, बहन जी रोइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ पैसे थे वो उस औरत को दे दिए। करीब 500 रुपए थे जो उसके पास थे। औरत ने मना किया, लेकिन रामप्रसाद ने जबरदस्ती उसके हाथ में रख दिए। उसने कहा, पहले खाना खाइए और दवाई लीजिए, मैं कल फिर आऊंगा। रामप्रसाद वापस स्टेशन गया, लेकिन उसका मन वहीं था, उस झोपड़ी में। पूरा दिन वो सोचता रहा कि क्या करे। उसकी अपनी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और घर का खर्चा भी चलाना था। बेटे की पढ़ाई का खर्चा था, लेकिन वो उस परिवार को भूल नहीं पा रहा था। गुड़िया का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने सुमित्रा को सारी बात बताई। सुमित्रा भी अच्छी औरत थी। उसने सुनकर कहा, आप ठीक किए जो मदद की, लेकिन हम कितना कर सकते हैं? अपनी भी हालत देखिए। रामप्रसाद ने कहा, मुझे पता है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर? वो भूखे सोते हैं रोज। उनकी मां मर रही है। हम कुछ न करें तो इंसान कैसे? सुमित्रा चुप हो गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, कल मैं भी चलूंगी उनसे मिलने। अगले दिन रामप्रसाद और सुमित्रा दोनों उस झोपड़ी में गए। सुमित्रा ने घर से खाना बनाकर साथ लिया था। जब गुड़िया ने खाना देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। छोटू तो खाने पर टूट पड़ा। वो इतनी तेजी से खा रहा था जैसे सालों से भूखा हो।
गुड़िया की माँ, जिसका नाम सरोज था, उसने भी थोड़ा खाया। सुमित्रा ने उसे अपने हाथ से खिलाया, जैसे अपनी बहन को खिला रही हो। उस दिन वो दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आ गए। दिन बीतते गए और राम प्रसाद रोज उस परिवार के पास जाने लगा। वो रोज कुछ न कुछ ले जाता खाने के लिए। कभी दूध लाता, कभी फल लाता, कभी दवाई लाता। उसने सरोज को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उसका इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कहा कि टीबी है, लेकिन इलाज से ठीक हो जाएगी। बस समय लगेगा और खाना अच्छा मिलना चाहिए। रामप्रसाद ने वादा किया कि वो सब करेगा, लेकिन यहाँ एक समस्या शुरू हुई, जिसका रामप्रसाद को अंदाजा नहीं था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। पड़ोसी कहने लगे कि रामप्रसाद रोज उस झोपड़ी में क्यों जाता है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। शक की नजरों से देखने लगे लोग। कोई कहता, वो औरत जवान है, रामप्रसाद उसके चक्कर में है। कोई कहता, पैसे खर्च कर रहा है बीवी बच्चों को छोड़कर। उंगलियां उठने लगी, बदनामी होने लगी। यहां तक कि सुमित्रा के कानों में भी बातें पड़ी। एक दिन सुमित्रा ने रामप्रसाद से पूछा, क्या सच है जो लोग कह रहे हैं? रामप्रसाद को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुम भी शक करती हो मुझ पर? 20 साल हो गए साथ रहते, मुझे इतना नहीं जानती। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रो पड़ी। उसने माफी मांगी, लेकिन रामप्रसाद ने कहा, माफी की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। एक मरती हुई माँ है और 2 भूखे बच्चे, उनकी मदद करना पाप नहीं है। इस घटना के बाद रामप्रसाद ने फैसला किया कि वो लोगों की परवाह नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर अच्छा काम छोड़ दिया तो इंसानियत कहाँ रहेगी। वो अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे सरोज की तबीयत सुधरने लगी। दवाई और अच्छे खाने का असर दिखने लगा। वो बैठने लगी, फिर चलने लगी। गुड़िया अब भीख नहीं मांगती थी। रामप्रसाद ने उसे पास के एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। छोटू को भी एक आंगनबाड़ी में भेजने लगे। कुछ महीने बाद एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गुड़िया स्कूल से आई और उसने रामप्रसाद को एक तस्वीर दी जो उसने बनाई थी। उसमें एक परिवार था, माँ, पापा और 2 बच्चे। रामप्रसाद ने पूछा, ये कौन है? गुड़िया ने मासूमियत से कहा, ये आप हैं, ये आंटी हैं, ये मैं हूं और ये छोटू है। ये हमारा परिवार है। रामप्रसाद का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस गुड़िया को गले लगा लिया। तभी छोटू ने एक सवाल पूछा, जिसने रामप्रसाद के दिल में कुछ तोड़ दिया। छोटू ने कहा, भैया, आप हमेशा आओगे ना? कल भी आओगे, परसों भी आओगे। हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, जैसे पापा गए थे? ये सुनते ही रामप्रसाद की सांस रुक गई। इन शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। एक बच्चे का डर, एक बच्चे की असुरक्षा उसने महसूस की। उसने छोटू को गोद में उठाया और कहा, नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। उस रात रामप्रसाद ने सुमित्रा से बात की। उसने कहा, मैं कुछ सोच रहा हूं बहुत दिनों से। सुमित्रा ने पूछा, क्या? रामप्रसाद ने कहा, गुड़िया और छोटू को गोद लेने का, उन्हें अपना बच्चा बनाने का। सुमित्रा चुप रही कुछ देर, फिर बोली, लोग क्या कहेंगे? हमारा अपना बेटा है अमित, वो क्या सोचेगा? रामप्रसाद ने कहा, लोगों की बात छोड़ो, अमित समझदार है, वो समझेगा। और सरोज की तबीयत ठीक है अब, लेकिन वो अकेली कैसे पालेगी 2 बच्चों को? उनका कोई नहीं है, हम हैं, तो क्यों ना करें? सुमित्रा ने कहा कि वो सोचेगी, लेकिन अगली सुबह उसने हाँ कह दिया। अमित को जब बताया तो वो भी खुश हुआ। उसने कहा, पापा, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे गर्व है आप पर। मुझे एक भाई और बहन मिलेंगे। इस बात ने रामप्रसाद को और भी हिम्मत दी। लेकिन जब सरोज को ये बात बताई तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ और थी। वो रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू नहीं थे। उसने कहा, भैया साहब, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकती। वो मेरी जान है, उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। रामप्रसाद समझ गया। उसने कहा, बहन जी, मैं आपसे बच्चे छीनना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि आप भी हमारे साथ रहो। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। आप माँ बनी रहो और मैं उनका पापा बन जाता हूं।
सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। समय गुजरता गया और धीरे धीरे ये रिश्ता मजबूत होता गया। रामप्रसाद ने सरोज और बच्चों को अपने घर के पास एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। वो रोज उनके यहाँ जाता, खाना पहुंचाता, बच्चों को पढ़ाता। गुड़िया स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगी। वो बहुत होशियार थी, बस मौका नहीं मिला था। छोटू भी स्कूल जाने लगा। सरोज की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई और उसने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब हिलाकर रख दिया। रामप्रसाद स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था जब उसे फोन आया। सुमित्रा का फोन था और वो रो रही थी। उसने कहा, जल्दी आओ, सरोज बहुत बीमार है। रामप्रसाद सब छोड़कर भागा। जब वो पहुंचा तो देखा सरोज जमीन पर पड़ी थी और खून की उल्टी कर रही थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि टीबी वापस आ गई है और इस बार बहुत खतरनाक है। उसने कहा कि इलाज महंगा होगा और समय भी लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। रामप्रसाद ने कहा, जो भी खर्चा हो करो, बस इन्हें बचा लो। डॉक्टर ने सिर हिलाया और इलाज शुरू हुआ। अगले कई हफ्ते बहुत मुश्किल थे। सरोज हॉस्पिटल में थी और रामप्रसाद का सारा पैसा इलाज में जा रहा था। उसने अपनी जमा पूंजी निकाल ली। सुमित्रा ने अपने गहने बेच दिए। अमित ने अपनी ट्यूशन छोड़ दी ताकि पैसे बचें। पूरा परिवार एक साथ खड़ा था उस मुश्किल घड़ी में। गुड़िया और छोटू हर रोज माँ को देखने आते और रोते। गुड़िया कहती, माँ जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। छोटू कहता, माँ घर चलो, मुझे अकेला लगता है। लेकिन सरोज की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात डॉक्टर ने बुलाया और कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, आप तैयार रहिए। रामप्रसाद के दिल में कुछ टूट गया। वो सरोज के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। सरोज ने आंखें खोली और धीरे से कहा, भैया साहब, आपने बहुत किया मेरे लिए, अब मेरा वक्त आ गया है, बस एक विनती है। रामप्रसाद ने कहा, बोलो बहन जी, क्या विनती है? सरोज ने कहा, मेरे बच्चों को संभाल लेना, उन्हें अपना बना लेना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। रामप्रसाद फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बहन जी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन सरोज ने सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मुझे पता है, मेरा वक्त आ गया, बस वादा करो। रामप्रसाद ने आंसुओं में डूबते हुए कहा, वादा करता हूं बहन जी, गुड़िया और छोटू मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात सरोज ने आखिरी सांस ली। जब गुड़िया और छोटू को पता चला तो वो बिलक बिलक कर रोए। गुड़िया चीख रही थी, माँ उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। छोटू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया। वो बस रो रहा था क्योंकि सब रो रहे थे। वो दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। सरोज का अंतिम संस्कार हुआ और रामप्रसाद ने अपने हाथों से मुखाग्नि दी, जैसे वो अपनी सगी बहन हो। उसके बाद उसने गुड़िया और छोटू को कानूनी तौर पर गोद ले लिया। अब वो उसके बच्चे थे। सुमित्रा ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और कहा, अब तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी माँ नहीं रही, लेकिन मैं हूं। अमित ने कहा, अब तुम मेरे भाई बहन हो, हम साथ खेलेंगे, साथ पढ़ेंगे। लेकिन समाज ने फिर से बातें बनानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि रामप्रसाद पागल हो गया है, अपने खून पसीने की कमाई दूसरों के बच्चों पर खर्च कर रहा है। उसके अपने बेटे का क्या होगा? उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती। शक की नजरें फिर से उठीं। कोई कहता कि जरूर वो औरत से कुछ था, इसीलिए उसके बच्चों को रख लिया। बदनामी चरम पर थी। रामप्रसाद ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो अपने काम में लगा रहा। वो बच्चों को पालता रहा, पढ़ाता रहा। गुड़िया होशियार थी, वो हर क्लास में फर्स्ट आती थी। छोटू शरारती था, लेकिन अच्छा था। धीरे धीरे समय बीता और लोगों की बातें कम होती गईं। 5 साल बाद गुड़िया 12वीं में थी और उसने स्कूल में टॉप किया। उसकी तस्वीर अखबार में आई। रामप्रसाद को अपने कॉलोनी में सब बधाई देने लगे। जो लोग कल तक उंगलियां उठाते थे, वो आज तारीफ कर रहे थे। रामप्रसाद ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। गुड़िया ने मेडिकल में एडमिशन लिया।
वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने कहा, पापा मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि गरीब बीमार लोगों का इलाज कर सकूं। मेरी माँ जैसे किसी की माँ न मरे। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। वो गर्व से भर गया। और फिर वो दिन भी आया जब पूरा स्टेशन रो पड़ा। हुआ ये कि गुड़िया डॉक्टर बन गई। उसने एमबीबीएस पूरा किया और उसकी पहली पोस्टिंग वाराणसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में हुई। उसके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि सब जानते थे कि वो बच्ची जो कभी इसी स्टेशन पर भीख मांगती थी, आज डॉक्टर बनकर लौटी है। रामप्रसाद वहां था अपनी वर्दी में। वो अब रिटायर होने वाला था कुछ महीनों में। जब गुड़िया ट्रेन से उतरी अपने डॉक्टर के कोट में, तो पूरा प्लेटफॉर्म तालियों से गूंज उठा। गुड़िया सीधे रामप्रसाद के पास गई और उसके पैर छुए। उसने कहा, पापा, आज जो मैं हूं, आपकी वजह से हूं। आपने मुझे जीवन दिया, मुझे पहचान दी, मुझे प्यार दिया। मैं कभी आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। रामप्रसाद ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। वो लोग जो कभी शक करते थे, वो भी रो रहे थे। वो लोग जो कभी बुरा बोलते थे, वो भी आज शर्मिंदा थे। पूरा स्टेशन गवाह था एक पिता की मेहनत का, एक बच्ची के संघर्ष का और इंसानियत की जीत का। गुड़िया ने माइक पकड़ा और सबके सामने बोली, मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि 8 साल पहले मैं इसी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगती थी। भूखी थी, नंगे पैर थी। मेरी माँ बीमार थी और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। तब एक टीसी ने, जो मेरे पापा हैं, राम प्रसाद वर्मा जी ने, मुझे देखा। उन्होंने वो किया जो शायद कोई नहीं करता। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को अपनाया। उन्होंने अपनी जेब से हमारा इलाज कराया, हमें पढ़ाया, हमें प्यार दिया। वो चाहते तो आंखें मूंद कर निकल जाते, जैसे हजारों लोग निकलते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रुककर मदद की। और आज उन्हीं की वजह से मैं डॉक्टर हूँ। सब सुन रहे थे। कोई रो रहा था, कोई सिर झुकाए था। गुड़िया ने आगे कहा, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप अमीर हो या गरीब, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस दिल में इंसानियत होनी चाहिए, जैसे मेरे पापा में है। छोटू भी वहां था। वो अब बड़ा हो गया था और कॉलेज में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने भी बोला कि पापा, आपने मुझे वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। आप मेरे असली पापा हैं। खून के रिश्ते से बढ़कर है हमारा रिश्ता। अमित भी वहां था। वो भी रो रहा था। उसने कहा कि गुड़िया और छोटू मेरे सगे भाई बहन की तरह हैं। हमारे बीच कभी भेदभाव नहीं हुआ। पापा ने हमें सिखाया कि प्यार खून से नहीं, दिल से होता है। सुमित्रा चुपचाप खड़ी थी एक कोने में और आंसू पोंछ रही थी। वो उस दिन के बारे में सोच रही थी जब उसने भी शक किया था अपने पति पर। आज वो शर्मिंदा थी और गर्वित भी। गर्वित इसलिए कि उसका पति इतना महान इंसान है। कार्यक्रम खत्म हुआ और सब घर गए। लेकिन उस दिन की बातें पूरे शहर में फैल गईं। अखबारों में छपा, न्यूज़ चैनलों पर आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग रामप्रसाद की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था ये असली हीरो है। कोई कह रहा था इंसानियत जिंदा है इस आदमी में। रामप्रसाद को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तारीफ या बुराई से। वो बस खुश था कि उसके बच्चे खुश हैं। गुड़िया ने अपने वादे के मुताबिक गरीबों का इलाज करना शुरू किया। वो हर हफ्ते एक दिन मुफ्त में दवाई देती थी। वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों को देखती थी। छोटू ने भी वादा किया कि वो इंजीनियर बनकर गांवों में काम करेगा। रामप्रसाद रिटायर हो गया, लेकिन वो खाली नहीं बैठा। उसने एक छोटी सी संस्था बनाई जो स्टेशन पर भटकने वाले बच्चों की मदद करती है। वो ऐसे बच्चों को ढूंढता है, उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाता है, खाना कपड़े देता है। उसने कई बच्चों की जिंदगी बदली। गुड़िया और छोटू भी उसकी मदद करते हैं। हर साल उस दिन जब सरोज गुजरी थी, रामप्रसाद और बच्चे उसकी कब्र पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दुआ करते हैं। गुड़िया कहती है, माँ, तुम देख रही हो ना, मैं डॉक्टर बन गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मुझे तुम्हारी याद आती है बहुत। काश तुम होती आज। रामप्रसाद भी कहता है, बहन जी, तुम्हारा वादा निभाया मैंने। तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाया। अब तुम शांति से रहो। दोस्तों,
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। राम प्रसाद एक साधारण टीसी था। कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्यार था, करुणा थी। उसने वो किया जो बड़े बड़े अमीर नहीं करते। उसने एक परिवार को बचाया, एक बच्ची को डॉक्टर बनाया। दूसरी सीख ये है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम सही हो तो आगे बढ़ो। राम प्रसाद के खिलाफ बहुत बातें हुईं, शक हुआ, बदनामी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने रास्ते पर चलता रहा और आज वही लोग उसकी तारीफ करते हैं जो कल बुरा बोलते थे। तीसरी सीख ये है कि गरीबी कोई शाप नहीं है। गुड़िया गरीब थी, भिखारी थी, लेकिन उसमें होशियारी थी, मेहनत करने की इच्छा थी। जब उसे मौका मिला, उसने साबित कर दिया। हमें गरीबों को मौका देना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। लेकिन अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी भिखारी बच्चे को देखकर कुछ किया है? क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये बच्चा क्यों भीख मांग रहा है, इसे क्या चाहिए? क्या आप रामप्रसाद की तरह बन सकते हैं? अब जरा खुद से पूछिए कि अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करोगे? क्या आप भी लोगों की बातों से डरकर रुक जाओगे या आगे बढ़ोगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। बताइए कि इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। क्या आपकी आंखों में भी आंसू आए? क्या आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी हम नई कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रेरणा ले सकें। दोस्तों, याद रखिए, इंसानियत मरी नहीं है। राम प्रसाद जैसे लोग अभी भी हैं इस दुनिया में। बस हमें उन्हें पहचानना है और उनसे सीखना है। आइए मिलकर एक बेहतर समाज बनाएं, जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई माँ बेबस न हो। जय हिंद, जय भारत। उस दिन के बाद रामप्रसाद की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता हूं कि सरोज की जिंदगी कैसी थी, इससे पहले कि वो इस हाल में पहुंची। क्योंकि दोस्तों, हर कहानी की एक पृष्ठभूमि होती है और सरोज की कहानी भी बहुत दर्दनाक थी। सरोज का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक गरीब किसान थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। सरोज 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन में उसे कभी भरपेट खाना नहीं मिला। स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था उस गांव में। वो बचपन से ही घर के काम करती थी और माँ की मदद करती थी। जब सरोज 16 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी गई रमेश नाम के एक लड़के से, जो वाराणसी में रिक्शा चलाता था। रमेश गरीब था, लेकिन मेहनती था और ईमानदार था। शादी के बाद सरोज वाराणसी आ गई और एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रमेश और सरोज खुश थे। रमेश सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता और जो कमाता वो घर लाता। सरोज घर संभालती और पास के कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। 2 साल बाद गुड़िया का जन्म हुआ। रमेश इतना खुश हुआ कि उसने उस दिन सबको मिठाई बांटी। वो कहता था कि मेरी बेटी बड़ी होकर पढ़ेगी, नौकरी करेगी। मैं उसे वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। सरोज भी खुश थी। वो गुड़िया को बहुत प्यार करती थी। गुड़िया बड़ी होने लगी और बहुत प्यारी बच्ची थी। वो हंसती थी तो पूरा घर रोशन हो जाता था। 3 साल बाद छोटू का जन्म हुआ। अब परिवार पूरा हो गया था। रमेश और भी मेहनत करने लगा ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। वो दिन में 12-14 घंटे रिक्शा चलाता था। थक जाता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता था कि थकान तो शरीर की है, दिल में तो खुशी है। मेरे बच्चे खुश हैं, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को रमेश रिक्शा चला रहा था, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर नशे में था और रुका भी नहीं। रमेश सड़क पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश को बचा नहीं पाए। उस रात रमेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जब सरोज को खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो चीख चीख कर रोई। वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को मारना चाहा। वो कह रही थी, मैं कैसे जीऊंगी, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। लेकिन पड़ोसियों ने उसे संभाला। उन्होंने कहा, बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हें उनके लिए जीना है। रमेश के जाने के बाद सरोज टूट गई, लेकिन बच्चों के लिए उसने खुद को संभाला। वो सुबह से शाम तक काम करती, 10-12 घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती। जो मिलता उससे किसी तरह गुजारा होता। लेकिन ये जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। बच्चे भूखे सोते थे। गुड़िया समझदार हो गई थी। वो माँ की मदद करती थी और छोटू को संभालती थी। फिर एक दिन सरोज बीमार पड़ गई। पहले उसे लगा कि साधारण बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। खांसी शुरू हो गई, जो रुकने का नाम नहीं लेती थी। वो कमजोर होती गई। काम पर जाना मुश्किल हो गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि टीबी है। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा है और लंबा चलेगा। आराम करना होगा और अच्छा खाना खाना होगा। सरोज के पास पैसे नहीं थे। वो क्या करती? उसने इलाज नहीं कराया और बीमारी बढ़ती गई। धीरे धीरे सरोज इतनी कमजोर हो गई कि उठ नहीं पाती थी। काम बंद हो गया और पैसे खत्म हो गए। खाने के लाले पड़ गए। तब गुड़िया ने फैसला किया कि वो भीख मांगेगी। पहले दिन वो बहुत रोई। उसे शर्म आती थी। लेकिन जब छोटू ने कहा, दीदी भूख लगी है, तो वो निकल पड़ी। वो रेलवे स्टेशन गई क्योंकि वहां लोग ज्यादा होते हैं। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो मैंने आपको बताई। रामप्रसाद ने गुड़िया को देखा और उसकी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि रामप्रसाद की अपनी कहानी क्या थी। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान दूसरों की इतनी मदद करता है, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। रामप्रसाद भी गरीबी में पला बड़ा था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। माँ घर पर रहती थी और पापड़ बेलकर कुछ कमा लेती थी। रामप्रसाद 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। बचपन में उसने भी गरीबी देखी थी। कभी कभी रात का खाना नहीं होता था। स्कूल की फीस देने में दिक्कत होती थी। लेकिन उसके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई जरूरी है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। रामप्रसाद ने मेहनत की और 10वीं में अच्छे नंबर लाया। फिर 12वीं की और फिर रेलवे की परीक्षा दी। वो पास हो गया और टीसी की नौकरी मिल गई। उस दिन उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अब हमारी गरीबी खत्म होगी। रामप्रसाद ने नौकरी शुरू की और घर की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाया। एक भाई टीचर बना और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। माँ बाप की सेवा की। उनकी शादी सुमित्रा से हुई, जो एक साधारण घर की लड़की थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। इसीलिए जब रामप्रसाद ने गुड़िया को देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी ऐसे ही था, गरीब और बेबस। लेकिन उसके पिता ने हार नहीं मानी और उसे मौका दिया। आज वो टीसी है, इज्जत की नौकरी है। उसने सोचा कि अगर मुझे मौका मिला तो गुड़िया को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इसी सोच ने उसे वो करने पर मजबूर किया जो उसने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब रामप्रसाद ने गुड़िया और छोटू को गोद लिया तो क्या क्या हुआ। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें आईं, बहुत रुकावटें आईं। सबसे पहली समस्या थी कानूनी। गोद लेना इतना आसान नहीं है। बहुत कागजी कार्रवाई होती है। रामप्रसाद ने एक वकील से बात की और उसने बताया कि प्रक्रिया लंबी है और खर्चीली भी। लेकिन रामप्रसाद ने हार नहीं मानी। उसने सारे कागज इकट्ठे किए, अदालत में अर्जी दी और इंतजार किया। कई महीने लगे, लेकिन आखिरकार अदालत ने गोद लेने की अनुमति दे दी। दूसरी समस्या थी आर्थिक। अब रामप्रसाद के परिवार में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। खर्चा बढ़ गया, खाना, कपड़े, स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ। रामप्रसाद की तनख्वाह सीमित थी। उसने कुछ और काम ढूंढने की कोशिश की। शाम को वो ट्यूशन पढ़ाने लगा पास के बच्चों को। इससे कुछ अतिरिक्त पैसे आने लगे। सुमित्रा ने भी घर पर अचार पापड़ बनाना शुरू किया और बेचने लगी। पूरा परिवार मिलकर मेहनत कर रहा था। तीसरी समस्या थी सामाजिक। लोगों की बातें बंद नहीं हुई। कुछ लोग कहते कि रामप्रसाद पागल है,
दूसरों के बच्चों पर पैसे बर्बाद कर रहा है। कुछ कहते कि जरूर कोई चक्कर है, वरना कौन ऐसा करता है। रिश्तेदार भी नाराज थे। रामप्रसाद के एक चाचा ने कहा कि तूने खानदान की नाक कटवा दी, भिखारी के बच्चों को अपना लिया। रामप्रसाद चुप रहा। उसने कहा, चाचा जी, आपकी राय आपकी है, लेकिन मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है। अमित को भी स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, कहते कि तेरे पापा ने भिखारी के बच्चे गोद लिए। अमित बहुत परेशान होता था। एक दिन वो रोता हुआ घर आया। रामप्रसाद ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमित ने सब बताया। रामप्रसाद ने उसे समझाया कि बेटा, लोग बोलते रहेंगे, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू जानता है कि हम सही कर रहे हैं। गुड़िया और छोटू तेरे भाई बहन हैं। उनसे प्यार कर, उनका साथ दे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अमित समझ गया और उसने गुड़िया और छोटू का साथ दिया। गुड़िया के लिए भी आसान नहीं था। वो नए स्कूल में गई तो बच्चों ने उसे अलग तरह से देखा। कोई उससे बात नहीं करता था। कोई कहता कि ये भिखारी है, इससे दूर रहो। गुड़िया रोती थी रात को, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मैं पढ़कर दिखाऊंगी, सबको साबित करूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और गुड़िया ने वही किया। वो रात दिन पढ़ती थी, स्कूल की हर किताब पढ़ती। जो समझ नहीं आता रामप्रसाद से पूछती। रामप्रसाद भी उसे पूरा समय देता। वो शाम को उसके साथ बैठकर पढ़ाता, गणित, विज्ञान, हिंदी, सब। गुड़िया तेज थी, वो जल्दी समझ जाती थी। पहली परीक्षा में गुड़िया क्लास में तीसरे नंबर पर आई, दूसरी परीक्षा में दूसरे नंबर पर, और साल के अंत में वो फर्स्ट आई। टीचर ने सबके सामने उसकी तारीफ की। उसने कहा, गुड़िया बहुत मेहनती है, इससे सबको सीखना चाहिए। उस दिन वो बच्चे जो उसे चिढ़ाते थे वो शर्मिंदा थे। घर आकर गुड़िया ने अपना रिपोर्ट कार्ड रामप्रसाद को दिखाया। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुड़िया को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो। गुड़िया ने कहा, पापा, ये सब आपकी वजह से है। आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। छोटू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो अमित के साथ खेलता था, पढ़ता था। अमित उसे अपना छोटा भाई मानता था। दोनों में बहुत प्यार था। सुमित्रा दोनों बच्चों को अपना मानती थी। वो उनके लिए वही करती जो अमित के लिए करती। समय गुजरता गया और धीरे धीरे लोगों की बातें कम होती गईं। जब लोगों ने देखा कि गुड़िया पढ़ाई में अच्छी है, छोटू भी ठीक है और पूरा परिवार खुश है, तो उन्होंने मान लिया कि रामप्रसाद ने सही किया। कुछ लोगों ने आकर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, भाई, हमने गलत सोचा था, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सरोज की मृत्यु हुई। उस दिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। सबने देखा कि रामप्रसाद और उसका परिवार कितना दुखी है। गुड़िया और छोटू बिलक बिलक कर रो रहे थे। रामप्रसाद ने सरोज का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। उस दिन लोगों को समझ आया कि यह रिश्ता खून का नहीं, दिल का है। इसके बाद किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुड़िया डॉक्टर कैसे बनी। ये भी एक संघर्ष की कहानी है। गुड़िया ने 12वीं में साइंस ली क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने दिन रात मेहनत की। सुबह 4 बजे उठती और पढ़ती, रात को 12 बजे तक पढ़ती। रामप्रसाद ने उसके लिए कोचिंग का इंतजाम किया। पैसे नहीं थे तो उसने कुछ और ट्यूशन लिए। सुमित्रा ने अपनी एक चेन बेच दी। अमित ने कहा, पापा, मेरी कॉलेज की फीस बाद में दे देना, पहले दीदी की कोचिंग का इंतजाम करो। पूरा परिवार गुड़िया के सपने के लिए लगा हुआ था। 12वीं की परीक्षा आई और गुड़िया ने दिया। नतीजा आया तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। गुड़िया ने स्कूल में टॉप किया था। उसके 99% नंबर आए थे। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग बधाई देने आने लगे। अखबार वालों ने इंटरव्यू लिया। गुड़िया ने बताया कि वो कभी भीख मांगती थी और आज टॉपर है। ये सब उसके पापा रामप्रसाद की वजह से है। फिर नीट की परीक्षा हुई। गुड़िया ने वो भी पास कर ली, अच्छे रैंक के साथ। उसका एडमिशन वाराणसी के ही एक मेडिकल कॉलेज में हो गया। उस दिन रामप्रसाद मंदिर गया और घंटों रोता रहा। खुशी के आंसू थे।
उसने भगवान को धन्यवाद दिया। मेडिकल कॉलेज में भी गुड़िया की मेहनत जारी रही। वो हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाती थी। टीचर उसकी तारीफ करते थे, साथ ही छात्र उससे नोट्स मांगते थे। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर वो दिन आया जब गुड़िया ने MBBS की डिग्री हासिल की। वो अब डॉक्टर थी, डॉक्टर गुड़िया वर्मा। उसकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में हुई। ये भी एक संयोग था, जैसे भगवान ने चाहा कि वो वही लौटे जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। और जब उसके स्वागत के लिए स्टेशन पर कार्यक्रम हुआ तो पूरा स्टेशन रो पड़ा। वो दृश्य इतना भावुक था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गुड़िया ने अपने वादे के मुताबिक गरीबों की सेवा शुरू की। वो हर रविवार को झुग्गी झोपड़ियों में जाती और मुफ्त में इलाज करती। वो स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों को देखती तो उन्हें खाना खिलाती, दवाई देती। कई बच्चों को उसने स्कूल में दाखिला दिलवाया। वो कहती थी कि मैं भी कभी ऐसी ही थी। आज जो मेरे पास है वो मुझे अकेले नहीं भोगना है, दूसरों के साथ बांटना है। छोटू ने भी इंजीनियरिंग पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। वो भी गुड़िया की तरह समाज सेवा में लगा रहता था। हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाता था। अमित भी अच्छी नौकरी में था और खुश था। उसकी शादी हो गई और एक बेटा भी था। वो गुड़िया और छोटू को अपना सगा भाई बहन मानता था। उनके बीच कभी कोई भेदभाव नहीं था। राम प्रसाद अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन संतुष्ट था। उसने अपनी जिंदगी में वो सब किया जो वो करना चाहता था। उसने एक परिवार बचाया, 2 बच्चों को जिंदगी दी। उसकी संस्था अब बड़ी हो गई थी और कई बच्चों की मदद कर रही थी। सुमित्रा भी खुश थी। वो कहती थी कि मेरे पति ने जो किया उस पर मुझे गर्व है। शुरू में मुझे डर था, शक था, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि सब कितना अच्छा हुआ। गुड़िया डॉक्टर है, छोटू इंजीनियर है। मेरा परिवार बड़ा हो गया, प्यार बढ़ गया। हर साल सरोज की बरसी पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। गुड़िया, छोटू, अमित, रामप्रसाद, सुमित्रा, सब। वो सरोज की कब्र पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उसे याद करते हैं। गुड़िया कहती है, माँ तुम कहीं भी हो, खुश रहो, मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया। छोटू कहता है, माँ मुझे तुम्हारी याद आती है बहुत। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक आदमी जो खुद गरीब था, उसने दूसरों की मदद की। उसने लोगों की बातों की परवाह नहीं की। उसने वो किया जो उसे सही लगा। और आज उसके उस एक फैसले की वजह से 2 बच्चों की जिंदगी बदल गई। गुड़िया जो कभी भीख मांगती थी, आज डॉक्टर है। छोटू जो कभी भूखा रहता था, आज इंजीनियर है। ये है इंसानियत की ताकत। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है दिल में करुणा होने की और कुछ करने की हिम्मत होने की। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली सीख ये है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम प्रसाद ने जाति धर्म समाज की परवाह नहीं की। उसने बस एक इंसान की तरह दूसरे इंसान की मदद की। यही सच्ची इंसानियत है। दूसरी सीख ये है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। गुड़िया गरीब थी, भिखारी थी, लेकिन जब उसे मौका मिला, उसने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। हमें गरीबों को मौका देना चाहिए, उन्हें हीन नहीं समझना चाहिए। तीसरी सीख ये है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। राम प्रसाद के खिलाफ बहुत बातें हुईं। लोगों ने शक किया, बदनामी की, लेकिन वो अपने रास्ते पर चलता रहा और आज वही लोग उसकी तारीफ करते हैं। चौथी सीख ये है कि परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। रामप्रसाद गुड़िया और छोटू का सगा पिता नहीं था, लेकिन उसने उन्हें वो प्यार दिया जो कई सगे पिता भी नहीं देते। रिश्ते दिल से होते हैं, कागज से नहीं। लेकिन अब आप बताइए कि क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद की मदद की है? क्या आपने कभी किसी गरीब बच्चे को देखकर कुछ किया है? या आप भी उन लोगों की तरह हैं जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? क्या आप रामप्रसाद जैसे बन सकते हैं? या आप उन लोगों जैसे हैं जो बातें बनाते हैं, दूसरों की मदद का मजाक उड़ाते हैं? आप जरा खुद से पूछिए कि अगर आपके सामने कोई गुड़िया आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप रुककर उसकी मदद करोगे या निकल जाओगे? क्या आप लोगों की बातों से डरोगे या आगे बढ़ोगे? ये सवाल आपके लिए है, जवाब आपको खुद ढूंढना है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है या काल्पनिक,
इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इसके संदेश से। और संदेश ये है कि इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ, किसी की मदद करो बिना कुछ सोचे, क्योंकि यही जिंदगी का असली मकसद है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम नई कहानी लाएं आपको सबसे पहले पता चले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। दोस्तों, याद रखिए कि एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। राम प्रसाद ने बस एक बच्ची को देखा, उसकी मदद की, और आज वो बच्ची डॉक्टर है। आप भी किसी के राम प्रसाद बन सकते हो। बस थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।